Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the knowledge-based paper of chapter number 1 of class 9th. Chemistry 9th chapter number 1 knowledge-based paper. और ये knowledge-based paper का पहला पेपर है, यानी knowledge-based के 1-2 पेपर्स बने हुए हैं जिनमें से फर्स्ट पेपर हम अब डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 31 क्वेश्चंस हैं टोटल। 31 मीन्स के फुल बोर्ड पैटर्न पेपर बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस का। नॉलेज बेस्ड मीन्स इसमें आपका नॉलेज चेक किया गया है कि आपने कितने अच्छी तरह से याद किया है इस चैप्टर को। आपका मेमोरी चेक करने के लिए ये पेपर बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, कि आपने मेमोरी कितनी अच्छी उसको अपने मेमोरी के अंदर फील्ड किया है। ठीक है, तो हमारे पास जब बोर्ड पैटर्न है तो उसी तरह से 12 MCQs आएंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 15 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इसमें 140 मिनट्स हैं। यूजुअली आपको बोर्ड में 120 मिनट्स मिलते हैं, यहाँ पे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं बिकॉज आपने पिक्चर्स लेके इनकी अपलोड करनी होंगी। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपका एक ही करेक्ट होगा, बाकी 3 ऑप्शंस में से एक आपका क्लोजली रिलेटेड होगा, एक रिलेटेड होगा और एक आपका नॉट रिलेटेड होगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है द सिंबल ऑफ नाइट्राइड रेडिकल इज। ठीक है, नाइट्राइड रेडिकल का सिंबल हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन N3-। ठीक है, ये आप लोग बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, तो जिसने बिल्कुल अच्छे से चैप्टर को मेमोराइज किया होगा, देखा होगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, उसको पता चल जाएगा। आपका वैलेंसी वाला जो टेबल है आपकी बुक में, ये वाला वैलेंसी वाला टेबल, इसमें वैलेंसीज तो लिखी गई हैं लेकिन साथ साथ फार्मूलाज भी लिखे गए हैं, सिंबल्स लिखे गए हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये लिखा हुआ है नाइट्राइड। नाइट्राइड का फॉर्मूला है N3-। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को टेबल भी मेमोराइज़ करने चाहिए। थोड़े से टेबल्स होते हैं केमिस्ट्री में, तो आप सारे ही मेमोराइज़ कर लें। तो नाइट्राइड रेडिकल का N3- करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं N2-, इसके बहुत क्लोजली रिलेटेड है। बाज़ में बच्चा कंफ्यूज होकर ये लगा देता है। ठीक है, तो ये क्लोजली रिलेटेड है। इसके अलावा फिर ये N, इसमें भी नाइट्रोजन है। सोच सकता है इंसान कि ये हो सकता है आंसर, बिकॉज नाइट्राइड है तो ये नाइट्रोजन है, इसलिए भी इसे रिलेट करता है। लेकिन यहाँ तो फॉस्फेट है, फास्फोरस का कोई ताल्लुक ही नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिलेटेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज N3-। सेकेंड ऑप्शन है मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पानी के एक मॉलिक्यूल का मैस पूछा गया। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की है कि मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, हम जो मैस वाटर का हमें पता है H2O फार्मूला है, और अगर हम मास निकालें उसका 18 आता है। ठीक है, वो हम कहते हैं 18 ग्राम। 18 ग्राम जो होता है बेटा वो 1 मोल के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मोल की बात नहीं कर रहा, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ग्राम वाला आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप क्लोजली रिलेटेड कह सकते हो बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है 18 AMU। ठीक है, ये इसके एक मॉलिक्यूल का मैस है, और 18 ग्राम कितने का मैस है, 1 मोल का मैस है। ठीक है, 1 मोल में आपको पता है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मैस अगर देखें तो वो 18 ग्राम आएगा। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल का मैस देखें तो वो 18 ग्राम नहीं हो सकता, वो 18 AMU होगा। बाकी ये दोनों ऑप्शंस तो इसमें नहीं आ सकती। नेक्स्ट है जी एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपके टेबल है एटॉमिक नंबर वाला, उसमें लिखा हुआ है 20। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर्स आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है इट इज़ स्टेबल यूनिट। इनमें से स्टेबल कौन सा है? स्टेबल का मतलब होता है जो कि रिएक्ट नहीं करता है, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अब हम देखते हैं आयन। आयन को आपने पढ़ा, आयन के ऊपर चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज है तो वो चाहेगा मैं माइनस वाले के साथ रिएक्ट कर लूँ, माइनस चार्ज है तो वो चाहेगा मैं प्लस वाले के साथ रिएक्ट कर लूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो रिएक्ट करना चाहता है, ये स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। देन मॉलिक्यूलर आयन, ये भी आयन ही है, इसकी भी वही बात होगी, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। सी है मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फ्री है,
स्टेबल है, ठीक है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेबल, बिकॉज ये रिएक्ट नहीं करेगा। फ्री रेडिकल, आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा हुआ है कि फ्री रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसलिए फ्री रेडिकल भी हमेशा रिएक्ट करता है, इट इज़ नॉट अ स्टेबल यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज सी, मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। जो प्योर फॉर्म में मैटर होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब मैटर का पूछ रहा है तो मैटर तो इसका आंसर होने से रहा, ठीक है, मैटर नहीं हो सकता इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास है सब्सटेंस। जी हाँ, सब्सटेंस इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज मैटर अगर प्योर फॉर्म में हो तो उसे कहते हैं सब्सटेंस, ठीक है। और अगर वो प्योर फॉर्म में ना हो तो फिर उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने तो हमें प्योर फॉर्म का पूछा, तो इसलिए उसका आंसर सी होगा। और डी तो बिल्कुल ही नॉट रिलेटेड है, क्योंकि वो तो मिक्सचर की भी टाइप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इसमें से कौन सा फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, ठीक है। देख लेते हैं। पहला है जी पेट्रोकेमिकल, यानी कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स। ये तो हमें फ़ायदा है, केमिस्ट्री की वजह से हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं पेट्रोलियम के। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट किलर, तो ये भी इसका फ़ायदा है कि हम इंसेक्ट्स को मार सकते हैं, ठीक है। फिर है जी डी वाला, देख लें पहले, पेस्टिसाइड यानी पेस्ट किलर, पेस्ट फसलों के कीड़ों को कहते हैं, ठीक है। तो उनके मारने की दवाइयाँ, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है। लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है, जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि जहरीले वेस्ट का प्रोड्यूस होना, तो ये हमारे लिए कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है, तो ये नुकसान है केमिस्ट्री का। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जी मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल, किसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। बायो नाम से पता चल रहा है कि बायोकेमिस्ट्री ही इसका आंसर होगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है, यानी कि लाइफ के मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी, हम लिविंग है ना, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उनको स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री वाली ब्रांच में, ठीक है। बाकी तीनों इसमें नहीं आ सकती। इनमें से केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। आपने डेफिनेशन, अगर आपको याद हो, आपने नॉलेज, आपका डेफिनेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो कि केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, तो आप इजीली इसका आंसर डी लगा सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी होती ही वो है जो कि कंपोजिशन पे, यानी वो चीज़ किस किस चीज़ से मिलके बनी है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे वाटर है तो वो किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। आगे हमारे पास बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसका फार्मूले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा वो कह रहा है मोस्ट अबंडेंट कौन पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल है, एलिमेंट वाला जो आपका टॉपिक है उसके अंदर टेबल बना हुआ है, ठीक है। उसमें परसेंटेजेस लिखी गई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, और आयरन तो आता ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शो वेरिएबल वैलेंसी, यानी किसकी वैलेंसी जो है वो चेंज हो सकती है, कौन है जो डिफरेंट वैलेंसी शो करता है डिफरेंट कंपाउंड में। तो इसका हमारे पास आंसर है आयरन। आयरन जो है बच्चों, आपने ये वेरिएबल वैलेंसी एग्जाम्पल में पढ़ा है कि आयरन फेरस सल्फेट के अंदर इसकी वैलेंसी होती है +2, लेकिन अगर फेरिक सल्फेट को देखा जाए तो वहाँ इसकी वैलेंसी हो जाती है +3, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंट वैलेंसी शो करता है, तो ये करेक्ट आंसर है। अदरवाइज सोडियम की वैलेंसी हमेशा +1 ही होती है, बोरोन की हमेशा +3 ही होती है, और आयोडीन की हमेशा -1 ही होती है, ठीक है। सिर्फ आयरन है क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स में से बिलोंग करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। H2O किसकी एग्जांपल है, H2O केटाइन, नो, बिकॉज केटाइन क्या है, इस पर प्लस चार्ज हो, यहाँ पे आपको कहीं प्लस चार्ज नज़र आ रहा है, नहीं, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग। एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हो, ठीक है। तो H2O किन किन चीज़ों से मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से, यानी कि 3 चीज़ों से मिलके बना है। दैट मीन्स कंपाउंड इज़ द करेक्ट आंसर, कंपाउंड, बिकॉज ये 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एलिमेंट में तो बेटा प्योर होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होती है,
तीन तीन चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। फिर एलिमेंट है विद लीस्ट एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, वो इनमें से कौन है? आपको पता है हाइड्रोजन हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट पे आता है और सबको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब है यही सबसे लीस्ट है और यही करेक्ट आंसर है। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम, जिसमें आप इन सब में आपका नॉलेज चेक किया। नॉलेज का मतलब है कि जो आपने मेमोराइज़ किया है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपने बुक का उठाकर आंसर लिखना होगा, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते, अपनी वर्डिंग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स आर स्टडीज, ठीक है। तो इसमें उसने डेफिनेशन भी पूछी है, ब्रांच भी। पहले तो आप ब्रांच का नाम बताएंगे कि किस में है, फिर आप उस ब्रांच की डेफिनेशन भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स को फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डील किया जाता है, ठीक है। तो ब्रांच हो गई फिज़िकल केमिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है जो कि आपकी बुक में मेंशन है कि फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस से डील करती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उन सब से डील करती है। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर फिज़िकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो बच्चों ये एलिमेंट वाले टॉपिक के अंदर आपको लिखा हुआ है, अगर आपने मेमोराइज़ किया होगा तो आपको पता होगा, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने उस पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड यहाँ पर कोड कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एलिमेंट 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड ही होते हैं, ठीक है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखें ज़्यादातर मेटल्स ही मेटल्स हैं, तो सारी सॉलिड हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लिक्विड्स होते हैं, लाइक सिर्फ 2 ही लिक्विड हैं वैसे, मरकरी है और ब्रोमीन है, ठीक है। उसके अलावा कुछ गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस वगैरह वगैरह। थर्ड क्वेश्चन है जी, इनमें से विच एलिमेंट, व्हाट एलिमेंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन। ये कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, आपने बताना है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इन कंपाउंड के फार्मूलाज आते होंगे तो ही आप बता सकते हैं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। लाइक शुगर है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आप ये फार्मूला शुगर का तो बच्चों लिखा भी हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये ठीक है। यहाँ पर शुगर का फार्मूला लिखा हुआ है C12H22O11। उसने पूछा है कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। आपने पूरा फार्मूला नहीं लिखना, आपने जस्ट एलिमेंट्स बताने हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास उसने पूछा है जी सोडियम, उसने पूछा है कॉमन सॉल्ट। आपको पता होना चाहिए जो हमारे घर में कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। इसका फॉर्मूला ये है, इसका मतलब है इसमें एक सोडियम एलिमेंट पाया जाता है और एक क्लोरीन एलिमेंट पाया जाता है। Na जो है वो सोडियम को कहते हैं। फिर है जी लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस। और नेक्स्ट है जी चॉक, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, लाइम
वाटर का। ठीक है, और आगे चॉक था, चॉक का फॉर्मूला क्या होता है जी, CaCO3। ठीक है, ये हमारे पास है जी चॉक। ठीक है, ये दोनों बुक में मेंशन नहीं थे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो इनसे पता चल रहा है कि जो लाइम वाटर है बच्चों, उसके अंदर एक कैल्शियम पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है। ये 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसी तरह चॉक है, उसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने एलिमेंट्स मेंशन करने हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, पूरा फार्मूला नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट बताने हैं कि कौन कौन से पाए जाते हैं। आगे है केमिकल स्पीशीज की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, आपकी बुक के अंदर केमिकल स्पीशीज़ जो है वो हेडिंग है और उसके साथ ही उन्होंने उसकी टाइप्स बतानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, उन्होंने उसकी वो डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, केमिकल स्पीशी यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ से रेज हुआ हुआ है, पर आपकी बुक में होगा। ठीक है, आगे उन्होंने टाइप्स बता दी, आइंस वगैरह। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन किस तरह से करनी है, वेरी सिंपल। आपने लिखना है स्पीशीज़ इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड टू मीन एटम, मॉलिक्यूल्स और आइंस। ठीक है, कि स्पीशी एक जनरल टर्म है और ये किस किस चीज़ को बयान करती है, आइंस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, इन सब चीज़ों को। ठीक है, देखिए इसने आइन का बताया है, फिर नीचे इसने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आइन, फ्री रेडिकल वगैरह। ठीक है, आगे मॉलिक्यूल भी आएगा। तो स्पीशी एक जनरल टर्म है जो इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करती हैं, आइंस को, मॉलिक्यूल्स को, एटम को, मॉलिक्यूलर आइन को, फ्री रेडिकल को। इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जो जनरल टर्म यूज़ होती है उसे कहते हैं केमिकल स्पीशी। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, केमिकल स्पीशी इज़ अ जनरल टर्म used to describe ions, atoms, molecules, molecular ions, free radicals, etc. Okay, next. Who presented the dual nature of matter? Dual का मतलब होता है टू। ओके, मैटर की डबल नेचर। मैटर जो है बच्चों वो पार्टिकल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और वेव्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप गौर करें तो आप चैप्टर के एंड पे जाएं तो ये एक पेज आता है जिसमें लिखा होता है साइंस, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये वाला पेज आप लोग मिस कर जाते हैं, इसमें भी बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लिखी होती हैं, आपको ज़रूर इसको भी रीड आउट करना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसका आंसर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसने पूछा है कि किसने ये थ्योरी पेश की थी, तो ये बच्चों 1924 में डी ब्रोगलाए ने पेश की थी। ठीक है, आगे है जी साइंस की डेफिनेशन। साइंस की आपके पास जो बुक में डेफिनेशन है आपने वर्ड टू वर्ड उसको यहाँ पे कॉट कर देना है। ठीक है, साइंस क्या होता है बच्चों, वो नॉलेज होता है जिसकी वजह से हम इस दुनिया को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस तरह होती हैं, रिएक्शंस किस तरह होते हैं, चीज़ें बनती किस किस चीज़ से हैं, उसे हम स्टडी करते हैं, वो साइंस होता है। ठीक है, अच्छा आगे है जी सिंबल की डेफिनेशन। तो ये भी आपकी बुक में मेंशन है सीधी सीधी एलिमेंट वाले टॉपिक में कि सिंबल क्या होता है। सिंबल बच्चों एब्रीविएशन होती है। ठीक है, एक एलिमेंट है उसको हम किसी स्मॉल लेटर से शो कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड अ सिंबल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज़ एब्रीविएशन ऑफ एन एलिमेंट। एग्जांपल आप लिखेंगे, मैं बता देती हूँ। और सिग्निफिकेंस आप क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंस आप यही लिखेंगे कि हमें बार बार उस एलिमेंट का नाम मेंशन नहीं करना पड़ेगा, हम जस्ट उसका सिंबल लिख देंगे तो वो ओके हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों हमारे पास है एक एलिमेंट है सोडियम, हमारे पास एक एलिमेंट है जी सोडियम। अब आपने कहीं सोडियम के बारे में आप जिक्र करें, आप बार बार सोडियम लिखें, बार बार सोडियम लिखें तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बेहतर है आप उसका सिंबल लिख लें। सोडियम का सिंबल है Na। ठीक है,
तो इस तरह बच्चों आपको सिंबल की सिग्निफिकेंस का पता चलता है, अहमियत का पता चलता है कि आप Na बार बार लिखने हो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है जी कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम है और उसका सिंबल है हमारे पास Ca। ठीक है, तो ये सिंबल्स की आगे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, जो कि बच्चों कमर्शियल स्केल पे हम जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे सोप है, सोप साबुन, उसको इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है बड़े स्केल पे। तो उस चीज़ को हम जहाँ स्टडी करते हैं उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, एप्लीकेशंस आपने लिखनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के आपने नाम लिखने हैं। पेंट्स में पेपर बनाया जाता है, फिर फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री होती है, सोप की होती है। ठीक है, एसिड्स बनाए जाते हैं, गैसेस बनाई जाती हैं, वो सब एप्लीकेशन में आएगा। वो आपकी बुक में मेंशन है, आपने वो वर्ड टू वर्ड मेंशन कर देना। यह है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे नोट लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन आएगी, एग्जाम्पल के मार्क्स होंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता है जो कि कंपोजिशन के साथ डील करती है। ठीक है, कंपोजिशन क्या होती है कि एक कंपाउंड किस किस चीज़ से मिलके बना है। ठीक है, एक सब्सटेंस किस किस चीज़ से मिलके बना है उस पर डिपेंड करती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, एग्जांपल उसने दी है कि वाटर की डिकम्पोजिशन, कि वाटर है अगर मैं उसको ब्रेक कर दूँ, ठीक है, उसमें हम ऐसे तो वो ब्रेक नहीं होगा, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है, बहुत सारी हीट बहुत ज़्यादा देंगे, तब जाके वो कहीं ब्रेक होगा। और वाटर जब ब्रेक होगा, आपको पता है वाटर का फार्मूला तो H2O होता है, जब वो ब्रेक होता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बना देता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर से बिल्कुल ही डिफरेंट निकलेंगे। ठीक है, वाटर तो लिक्विड था, लेकिन अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो गैसेस हैं। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज हुआ जिसने उसकी कंपोजिशन को चेंज ही करके रख दिया। ठीक है, तो कहते हैं ये एक्सप्लेनेशन में आप ये वाली लाइन भी लिख देंगे, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है और नए सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे भी हमने वाटर का देखा। तो ये है जी, उसके बाद सोडियम और हाइड्रोजन के यहाँ पे सिंबल लिखने हैं। सोडियम का सिंबल Na होता है और हाइड्रोजन का H होता है। मोल की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, आपकी बुक में 2 डेफिनेशन मेंशन है, आप कोई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में आपने एग्जांपल और सिंबल। सिंबल इसका MOL होता है। ठीक है, उसमें बस E नहीं आता एंड पे। ठीक है, तो मोल वो अमाउंट है सब्सटेंस की जिसके अंदर कितने पार्टिकल हों, Na पार्टिकल हों, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों, दैट इज कॉल्ड अ मोल। Okay, amount of substance that contains 6.02 into 10⁻23 number of particles। वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी या फॉर्मूला यूनिट भी, बस इतने पार्टिकल होने चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड अ मोल। और यहाँ पे भी लिखी हुई है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो मास है जब आप उसको ग्राम में लिखते हो तो वो मोल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम का मास है, एटॉमिक मास है उसका 23 ग्राम। ठीक है, तो वो 1 मोल के बराबर होगा, यानी वो 23 ग्राम इतने पार्टिकल्स का मास होगा। यहाँ उसने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, कि कार्बन का मास जो है वो 12 होता है, सबको पता है, आपने पीछे याद किया होगा, तो इज इक्वल होगा 1 मोल के। इसी तरह वाटर एक मॉलिक्यूल ले लें, उसका जब आप कैलकुलेट करोगे मास वो 18 आता है, तो 18 इज इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह H2S पर कोई भी आप कंपाउंड बच्चों यहाँ पे ले लो, उसका जो मास होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जी आपने उसी तरह से बुक में मेंशन है, जो डेफिनेशन है, जो एप्लीकेशन है, आपने वर्ड टू वर्ड लिख देनी है। ठीक है, क्या होती है वैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसके अंदर इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उसके अलावा जो जो हमारे इर्द गिर्द केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है,
क्या पोल्यूशन कॉज होती है, अगर होती है तो उस पोल्यूशन को कैसे हम कम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है जी एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन। तो ये आपको पता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, वो आ जाएगी। साथ आपने रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे उसने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि इतनी तादाद पार्टिकल्स की, पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, उनकी इतनी तादाद को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और वो 1 मोल के इक्वल होता है। अभी 1 मोल की डेफिनेशन में भी यही चीज़ पड़ी थी कि अगर इतने पार्टिकल हों तो वो 1 मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे उसने लिखे है इन सिंपल वर्ड, इतने जो पार्टिकल्स हैं दे आर इक्वल टू 1 मोल, उसी तरह जिस तरह 12 अंडे 1 दर्जन के बराबर होते हैं, उसी तरह इतने पार्टिकल 1 मोल के बराबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी एम्पिरिकल फार्मूला, उसकी एग्जांपल। डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आपने उसको फॉलो करना है और उसकी एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कहाँ पर चला गया? तो उसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास उसने कहा है कि हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ग्लूकोज जो है उसका फार्मूला होता है बच्चों C6H12NO6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ओके, हम देख सकते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6। अगर हम देखें तीनों 6 के टेबल पे जाते हैं, 6 1s are 6, 6 2s are 12 एंड 6 1s are 6, ठीक है। अब ये तीनों तो किसी टेबल पे नहीं जाएंगे ना, 1 पे, किसी एक टेबल पे नहीं जाएंगे, 1 पे ही जाएंगे। खैर, तो ये हम अगर हम इस तरह लिखें इनको, कार्बन 1 लिख दें, हाइड्रोजन 2 लिख दें, और जो ऑक्सीजन है वो भी 1 ही रहने दें, तो ये जो होगा बच्चों ये बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट रेशो बताई है एटम की कि हमेशा ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी तादाद कार्बन और ऑक्सीजन के निस्बत 2 गुना होगी, 2 गुना ज़्यादा होगी। अगर कार्बन उसमें 1 है तो हाइड्रोजन डबल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बताता है ये एम्पिरिकल फार्मूला हमें, सिंपलेस्ट रेशो क्या है एटम्स की प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो आपने डेफिनेशन और एक एग्जांपल लिखनी है। आगे है एलिमेंट की डेफिनेशन। एलिमेंट बच्चों क्या होता है, डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। एलिमेंट वो होता है बच्चों जिसमें एक ही तरह के एटम पाए जाते हों, मतलब कि डिफरेंट चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसमें ज़ाहिर है सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, उसमें ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता बीच में, ठीक है। सेम ही हो, सारे एटम हाइड्रोजन के ही होने चाहिए। तो उसके अलावा उनके एटॉमिक नंबर सेम हो, सबका ही एटॉमिक नंबर 1 होगा, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं जी एलिमेंट। साथ में आप एग्जांपल लिखते हैं हाइड्रोजन की, सोडियम की, क्लोरीन की, किसी की भी लिखते हैं। आगे आगे हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट है डिफाइन, डेफिनेशंस लिखनी है आपने मैटर की, सब्सटेंस की, मिक्सचर की।
बस, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। आपको डेफिनेशन, अब जब इन तीनों की डेफिनेशन लिख लेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे, और डेफिनेशन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बुक वाली होनी चाहिए, फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा इसमें जो टाइप्स हैं, मैटर की भी टाइप्स होती हैं, मिक्सचर की भी टाइप्स होती हैं। इन दोनों की आप टाइप्स लिखेंगे तो आपको 1 नंबर फुल मिलेगा। उसके अलावा है एग्जाम्पल, इन तीनों की बच्चों एग्जाम्पल्स आपको लिखनी पड़ेंगी, फिर ही आपको यहाँ 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, आपके पास मैं टॉपिक ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए कहाँ पर है। मैटर बच्चों क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो, ठीक है, और वो जगह भी घेरती हो, दिस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। लाइक बच्चों एक टेबल है, उसका कोई ना कोई वज़न होगा ही, और जब हम उसको कहीं रखेंगे वो जगह भी घेरेगा, दैट मीन्स वो टेबल एक मैटर है। इसी तरह हम लोग खुद भी बच्चों, हम लोगों का कोई ना कोई वेट होता है, ठीक है, हम वेट चेक करवाते हैं ना, हमारा वेट होता है, और हम जगह भी घेरते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, हम जगह हमें चाहिए होती है, दैट मीन्स हम भी मैटर हैं। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, ठीक है। आगे है जी सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक मैटर की प्योर फॉर्म हो तो वो सब्सटेंस है, यानी उसमें एक ही चीज़ हो, एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सब्सटेंस। तो एक ही चीज़ है, दैट मीन्स इट हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन। मैंने अभी शुरू में बताया कंपोजिशन क्या होता है कि एक चीज़ किस किस चीज़ से मिलके बनी है, ठीक है। तो सब्सटेंस तो प्योर है, वो एक ही चीज़ से मिलके बना होगा, फिक्स चीज़ से, ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक उस चीज़ की ज़ाहिर है वही प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी और की प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं आ सकती, ठीक है। लेकिन अगर इम्प्योर मैटर है, इम्प्योर का मतलब है कि अगर उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, कोई और भी चीज़ें मौजूद हैं उसके साथ, दैट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर, ओके। जैसे बच्चों मैं सब्सटेंस की आपको एग्जांपल दूं, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठा लो, हाइड्रोजन एलिमेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन की ही खसूसियात होंगी, ठीक है। लेकिन मिक्सचर कोई उठा लो, लाइक सैंड ले लो, सैंड जो है रेत, उसमें सिलिकॉन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, इस वजह से वो प्योर नहीं होता, वो इम्प्योर मैटर होता है, ठीक है। तो उसकी टाइप्स हैं आगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और मैटर, उसकी 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। और सब्सटेंस की भी टाइप्स होती हैं, सब्सटेंस की नीचे आपको टेबल में मेंशन है, 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों प्योर होते हैं। तो ये यहाँ तक आप हेडिंग्स बना के गुड प्रेजेंटेशन के साथ इसको करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल, okay, what will be the mass of this molecule of H2SO4, okay। इसके लिए पहले हम H2SO4 का वैसे मास निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे इसका 98 होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ, ठीक है। तो जी H2SO4 हाँ जी हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है मास, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, प्लस सल्फर का मास होता है 32, ये पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं, आपको याद होने चाहिए। ऑक्सीजन का मास होता है जी 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। जब हम इस सारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम, और ये होता है 1 मोल में, पर मोल, ठीक है। यानी कि 98 ग्राम जिसका मास है वो 1 मोल में है,
एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? अभी आपने ऊपर इतनी दफ़ा डिस्कस किया है कि एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक मोल के मॉलिक्यूल्स हैं। सही हो गया। तो अब आप लिखेंगे कि इसके जो 98 ग्राम है ना H2SO4 के, ग्राम, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं। बिकॉज एक मोल है ना, एक मोल में होते ही इतने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। बट यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑफ H2SO4। ओके, इतने मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 98 ग्राम होते हैं। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, आप देखें, उसने हमसे पूछा है कि अगर इतने मॉलिक्यूल हों तो फिर इसका मास क्या होगा। ठीक है, अब इसको करने की बच्चों एक टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि आपने देखना है आपको गिवन क्या है, ठीक है, और रिक्वायर क्या है। यहाँ पे आपको गिवन है मॉलिक्यूल्स की तादाद गिवन है, और रिक्वायर है मास। ठीक है, अब जो चीज़ गिवन होती है ना, उसको आपने फर्स्ट स्टेप में 1 कर देना। देखिए, मॉलिक्यूल्स की तादाद आपको गिवन है और मास आपसे पूछा गया। जो चीज़ गिवन है ना, आपने उसको फर्स्ट स्टेप में 1 के इक्वल कर देना। ठीक है, चले मैं इसको 1 लिख कर करती हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आगे ही आएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है, इसमें क्या होगा जी, जब मैं इसको 1 कर देती हूँ बच्चों, तो ये सारी चीज़ कहाँ गई, ये सारी चीज़ इक्वल के इस साइड पे आ गई। ठीक है, और जब ये चीज़ इक्वल के इस साइड पे आती है तो ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 98 हमारे पास वैसे का वैसा ही रहेगा 98, और वो वाली पूरी चीज़ यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो ये एक मॉलिक्यूल में इतने ग्राम होंगे। हाँ, ग्राम भी लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमसे उसने एक मॉलिक्यूल का पूछा नहीं है। ये तो मैंने आपको स्टेप बताया है, टेक्निक बताई है कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, हमेशा हर सवाल में जो चीज़ आपको गिवन होगी आप उसको 1 कर दें, और 1 हो जाएगा तो ऑब्वियसली सारी चीज़ उठ के इधर आके डिवाइड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने अपनी वैल्यू लिखनी है। उसने जो वैल्यू दी गई है वो लिखनी है, 2.05 × 10⁻16। ठीक है, 2.05 × 10⁻16 molecules of H2SO4 is equal to, ये वाला सारा तो वैसे ही आपको उतारना पड़ेगा नीचे। ठीक है, साथ में आपको मल्टीप्लाई में ये वाली चीज़ लिखनी पड़ेगी, 2.05 × 10⁻16। तो इस तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास है जी H2SO4। सबसे पहले आप इसका मास कैलकुलेट करके निकालेंगे, 98 ग्राम पर मोल। ये तो एक मोल में है, एक मोल का मतलब है इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर इसका मास 98 है। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि इतने मॉलिक्यूल में कितना मास होगा। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, हम देखते हैं कि जो चीज़ गिवन है उसको 1 के इक्वल कर देते हैं। जैसे हमें मॉलिक्यूल्स की तादाद गिवन है, ठीक है, और ये चीज़ हमें रिक्वायर है, ये उसने पूछा है कि कितना मास आएगा, आंसर पूछा है इसका, तो ये चीज़ गिवन है, इसको हम पहले 1 के इक्वल करेंगे तो ये पूरा फार्मूला जो है, जो वैल्यू है, पूरी उठ के इधर आके डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे जो जितना उसने गिवन है और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का भी इसको एक तरीका होता है बच्चों। ये जो 10 की पावर्स हैं इनको आपने कैलकुलेटर के ऊपर नहीं लिखना, बाकी चीज़ को आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। 98 को आप 2.05 से मल्टीप्लाई करेंगे
जो आंसर आएगा उसको 6.02 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसको करके देख लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 33.3 आंसर आ जाता है। ठीक है, साथ में आपके पास ये जो 10⁻16 ऊपर था इसको ऊपर ही रहने दिया, लेकिन जो 10⁻23 है ये जब ऊपर आएगा तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको भी ऊपर लाना पड़ेगा। जब ये ऊपर आएगा तो इसके साथ आ जाएगा -23। ठीक है, और अगर ये पहले से नीचे ही माइनस होता फिर ऊपर आके प्लस हो जाना था। ठीक है, कभी भी जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है जब वो ऊपर आती है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर वो चीज़ 10 की पावर में है तो ऊपर आने के बाद उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले प्लस था तो अब माइनस। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 16 - 23 तो हमारे पास आता है -7। तो हमारा आंसर आएगा जी 33.3 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इसका आप आंसर फिर पीछे से मैच कर लीजिएगा। लेकिन बच्चों इसमें मेन बात ये है कि आपने जो स्ट्रक्चर है यानी इन चीज़ों के आपको मार्क्स मिलने। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर बनाने यानी कि डाटा गिवन रिक्वायर्ड वो आपने लिखना है। ठीक है, कि गिवन आपको क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, रिक्वायर क्या है, मैस ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो आप लिखेंगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आपने फार्मूला लिखना है। ठीक है, फार्मूला आप लिखेंगे जो आपकी बुक के अंदर फार्मूलाज मेंशन है उसमें से आप फार्मूला लिखेंगे, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे जो मैंने सारा करवाया उसके 2.5 मार्क्स, और एंड पे आपने यूनिट यानी ग्राम, मैथ्स का यूनिट ग्राम है ना वो लिखेंगे तो आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे है जी डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड के आपके पास डिफरेंसेस आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वो आपने यहाँ पर सारे ही डिफरेंसेस मेंशन करने हैं। ये हैं जी 8, हमारे पास 7 है। ठीक है, कंपाउंड क्या है, जो कि एटम्स के कंबाइन होने से बनता है, केमिकली कंबाइन होने यानी रिएक्शन करके कोई एटम मिले, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके मिलेंगी और वाटर बनाएंगी तो वाटर एक कंपाउंड होगा। ठीक है, लेकिन मिक्सचर रिएक्शन करने से नहीं बनता, वैसे ही मिक्स करने से बनता है। ठीक है, तो जैसे आइसक्रीम में आप उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स मिक्स कर देते हैं वो मिक्सचर होता है। ठीक है, तो कंपाउंड जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है बच्चों कि वो किस किस चीज़ से मिलके बना है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, वो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थे, गैसेस थे, लेकिन वाटर तो गैस नहीं है ना, तो उनकी जो आइडेंटिटी थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब नया सब्सटेंस बन गया जिसकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे। लेकिन मिक्सचर वही प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो जिनसे वो बने होते हैं। जैसे आइसक्रीम डिफरेंट फ्लेवर से बनी है तो सब फ्लेवर्स का टेस्ट फिर भी आएगा ही आएगा, उनका टेस्ट खो नहीं गया। ठीक है, थर्ड है कंपाउंड की हमेशा फिक्स कंपोजिशन होती है। जैसे वाटर का फार्मूला H2O है, H2O ही फिक्स उसका फार्मूला रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब एक फ्लेवर कम लें एक फ्लेवर ज़्यादा लें, हम चाहे बराबर लें, हमारी मर्ज़ी है हम आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर कितना ज़्यादा लेना है कितना कम लेना है। ठीक है, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो कंपाउंड है जैसे वाटर है, आप उसको आराम से उसको तोड़ नहीं सकते, उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोबारा आराम से बनाना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। एवरी कंपाउंड का एक फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे वाटर का आपने पढ़ा है फार्मूला, लेकिन मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता क्योंकि वो
डिफरेंट से बने होते हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती। ठीक है, कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। ठीक है, जैसे फार्मूला सेम है तो कंपोजिशन भी सेम ही रहती है, लेकिन मिक्सचर की सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह से होती है। कंपाउंड्स जो हैं बच्चों, उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, बिकॉज उनका फार्मूला ही फिक्स होता है, तो उनका फिक्स ही मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, शार्प होते हैं, यानी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन मिक्सचर के कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन आप लिखेंगे। ठीक है, फिर उसका आप रिलेशनशिप लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूले के साथ, फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, बुक के अंदर आपका सब कुछ मेंशन है ये। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है, यहाँ पे आप नीचे देखें, ये देख लें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। तो यह हमें एक्चुअली बता रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें एक रेशो बताता है ना, लेकिन ये हमें एक्चुअली बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह बेंजीन है, उसमें 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है कि रिलेशनशिप ये है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, n क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का ये है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है। तो अगर हम CH को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका C6H6 आ जाएगा ना मॉलिक्यूलर फार्मूला। दैट मीन्स जो 6 है वो इसमें n है, n की वैल्यू 6 है बेंजीन के फार्मूले में। ठीक है, तो उसके अलावा बच्चों उसने कहा है कि जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं, लाइक वाटर है, H2O उसका मॉलिक्यूलर है, H2O ही एम्पिरिकल है, क्योंकि इसमें 2 और 1 किसी टेबल पे नहीं जाते, तो हम इसका सिंपल रेशो नहीं बना सकते, यही उसकी रेशो है, यही उसका फार्मूला है। इसी तरह HCl भी है, इसका भी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। ठीक है, तो ये सारा इसमें आ जाएगा। तो ये था आपका आज का नॉलेज बेस्ड पेपर ऑफ चैप्टर नंबर 1। गुड लक।